बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 11/1/2023 को हुआ था। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डेज पहले हासिल करते हैं और फिर डेज के कौशल सीखते हैं। यानी कि जो शारीरिक विकास होता है उसमें कौन सा इसमें से कौशल है जो वो पहले हासिल करेंगे और उसके बाद वो दूसरा कौशल हासिल करेंगे। ऑप्शन ए हमारा है स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। ऑप्शन बी है सूक्ष्म गतिक कौशल स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल। ऑप्शन सी है भाषा विश्लेषणात्मक तर्क और ऑप्शन डी है विश्लेषणात्मक तर्क और भाषा। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल। यानी कि शारीरिक विकास के संदर्भ में जो ये बच्चे होते हैं ये स्थूल गतिक कौशल को पहले सीख लेते हैं और उसके बाद वे सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे? स्थूल गतिक कौशल ग्रोस मोटर स्किल्स और उसके बाद वो सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल को सीखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे स्थूल गतिक कौशल को पहले सीखते हैं उसके बाद सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल। स्थूल गतिक कौशल जो होता है वो आमतौर पर बच्चों का जो गत्यात्मक विकास है उसके हिस्से के रूप में उसके शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान हासिल की जाने वाली क्या होती हैं? क्षमताएं, जैसे कि खड़े होना, चलना, दौड़ना, कूदना, सीढ़ियाँ चढ़ना आदि। तो आपसे पूछेगी स्थूल गतिक कौशल क्या होते हैं? तो ये गत्यात्मक विकास के दौरान शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान हासिल की जाने वाली क्षमताएं होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि बालक खड़े होते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वहीं सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है? छोटे मांसपेशियों गतियों के समन्वय को संदर्भित करता है और शरीर के जो विभिन्न हिस्से होते हैं अलग अलग हिस्से उसमें होता है, जैसे उंगलियों अंगूठों का प्रयोग, रेत में पैर की अंगुलियों वगैरह को हिलाना आदि। नेक्स्ट है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि जो बाल विकास है उसके समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। ऑप्शन ए है कि बच्चे जो होते हैं वो कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। ऑप्शन बी है कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में होती है महत्वपूर्ण भूमिका। थर्ड है कि बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना होती है जन्मजात जिसे बदला नहीं जा सकता है। और फोर्थ होती है कि बच्चों के विकास की दिशा जो है वो आनुवांशिक रूप से क्रमोन्निर्देशित होती है जिसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो बताइए कौन सा सही है? सही आंसर हो जाएगा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिन्हें अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? वो ये सोचते हैं कि बच्चे होते हैं सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी जिनकी अपने खुद के बारे में होती है महत्वपूर्ण भूमिका। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में समझ रखते हैं कि बच्चे सक्रिय यानी कि एक्टिव उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपनी खुद के बारे में होती है महत्वपूर्ण भूमिका। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है हमसे वो पूछा है। ऑप्शन ए है कि विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ केवल आ जाए या निगेटिव में आ जाए तो अब वो ऑटोमेटिक कट जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड है कि विकास केवल आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है, इसमें भी केवल आ गया, ये भी नहीं होगा। थर्ड है कि विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। और फोर्थ है कि विकास समग्र और व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूस इन अ होलिस्टिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। बहुत अच्छा ऑप्शन हमारा दिया गया है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि विकास समग्र और व्यवस्थित रूप
रूप से निरंतर होता रहता है। निरंतर मतलब लगातार, यानी डेवलपमेंट जो होता है वो लगातार होता रहता है एक ही बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि समग्र और व्यवस्थित, ठीक है, होलिस्टिक एंड सिस्टेमेटिक मैनर। तुम्हारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और व्याख्या भी कह रही है कि विकास समग्र और व्यवस्थित तरीके से लगातार होता रहता है, नहीं रुकता नहीं है। ये कथन विकास के बारे में सही है, क्योंकि विकास जो है वो शारीरिक वृद्धि जो होती है उसके रुक जाने के बाद भी चलता रहता है, बल्कि ये कहें कि जन्म से लेकर मृत्यु के पर्यंत तक ये चलता है। ये क्रमबद्ध रूप से होने वाला सुसंगत परिवर्तनों की एक क्रमिक श्रृंखला है। कुछ चीजें याद रखना है कि विकास जो होता है वो लगातार होता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि जब तक बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक विकास होता रहता है। वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास नहीं रुकता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ये क्रमबद्ध रूप से होने वाला सुसंगत परिवर्तनों की होती है एक श्रृंखला, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है, यानी कि जो प्रतीक होते हैं इनके निर्माण और उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। ऑप्शन ए है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आपने देखा होगा ये चारों अवस्थाएं किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है, और बहुत बार मैंने आपको बताया भी है। ये अवस्थाएं किसकी हैं? जीन पियाजे की। जो संवेदी पेशी अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष तक है, पहली अवस्था है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये 2 से 7 वर्ष तक है, दूसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ये तीसरी अवस्था है, से लेकर 11 वर्ष तक है। और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये हमारी 11 से अब यानी 11 से ऊपर तक है। तो इसमें हमसे पूछा ये है कि जो प्रतीक होते हैं इनके निर्माण और उपयोग करने की क्षमता कौन सी उपलब्धि होती है, किसकी? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख उपलब्धि है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। जीन पियाजे की ये कौन सी अवस्था है? ये जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है। कब से कब तक है? तो ये 2 से 7 वर्ष तक है, ठीक है। दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इसमें क्या हो जाता है? इसमें प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता होती है वो आ जाती है, ठीक है। व्याख्या भी कह रही है हमारी कि प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती है प्रमुख उपलब्धि। संज्ञानात्मक विकास का ये चरण 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है। कब से कब तक होता है? 2 से 7 वर्ष की आयु तक। दूसरा है ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का चरण। इसमें विकास संबंधित तथ्य निम्न होते हैं, जैसे कि बच्चों में स्मृति, जिज्ञासा और कल्पना का विकास होता है, यानी कि सेकेंड अवस्था में ही बच्चों के अंदर जो जितनी भी मेमोरीज होती है वो स्थापित होने लगती है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी पे स्थापित हो जाती है, यानी जिज्ञासु हो जाता है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है। और इमेजिनरी पावर भी उसके अंदर आ जाती है, यानी कल्पना भी उसका विकास हो जाता है, कल्पनाएं भी करने लगता है। वे चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप से समझने में सक्षम भी हो जाता है, जैसे कि घर घर खेलना, चाय पार्टी करना आदि। आपने देखा भी होगा 2 से 7 वर्ष का ही बच्चा होगा ये सारी चीजें करता होगा, यानी घर घर खेलता होगा और जो चाय पार्टी वगैरह होता है ये करता होगा। सोचना उदासीन होता है, दूसरों के बारे में उनके दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। वे नहीं समझना चाहते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं दूसरे की नज़र में अच्छा बन रहा हूँ या बुरा, कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने तक ही केंद्रित रहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वे गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है। ऑप्शन ए है समायोजन, अकोमोडेशन। ऑप्शन बी है अनुबंधन, कंडीशनिंग। ऑप्शन सी है अंतर विषयकता, इंटर सब्जेक्टिविटी। और ऑप्शन डी है स्कीमा। तो बताइए इसमें से ये वो कौन सा है जो कि पियाजे का सिद्धांत है, जिसमें वो हमारी प्रक्रिया होती है, जिसमें एक शिशु की क्रिया का होता है वर्णन, जिसमें वे जो गोलाकार वस्तुएं होती हैं उनके जगह पर जो समकोण वस्तुएं होती हैं उन तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को चेंज कर देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए अकोमोडेशन यानी कि समायोजन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार समायोजन एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वे जो गोलाकार वस्तु है उन्हें पाना चाहता है, तो वो जगह जो संपूर्ण वस्तुओं तक होते हैं उनको पहुंचने के लिए वे हाथ के पकड़ने को तरीके को चेंजेस कर सकता है समायोजन। ठीक है, व्याख्या भी है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार समायोजन अकोमोडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वे गोलाकार वस्तुएं होंगी, उनकी जगह पे जो समकोण वस्तुएं होंगी उन तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के जो तरीके हैं उनमें चेंजेस करेगा। समायोजन में नई जानकारी को समझने के लिए जो मौजूदा स्कीमा होता है उसमें संशोधन करना होता है शामिल। इसमें पूरी तरह से एक नया स्कीमा बनाना भी शामिल हो सकता है, यानी पूरी तरह से हम इसमें नया स्कीमा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग से आया है। लॉरेंस कोहलबर्ग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। ऑप्शन ए है कि विनिमय उद्देश्य और अभिविन्यास, ऑप्शन बी है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो बताइए इनके ये चार में से को कौन सा होगा जिसमें कौन से स्तर में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को करेंगी निर्धारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंटल पर्पस और इंटेंशन, यानी कि विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास होता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस और इंटेंशन होता है, इस स्तर पर जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं की संतुष्टि है उसके नैतिक चयन को निर्धारित करती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत आ गया तो वैसे भी जब व्यक्तिगत आएगा, व्यक्तिगत अवस्थाओं की संतुष्टि होगी तो विनिमय उद्देश्य ही होगा। ठीक है, सजा और आज्ञा पालन की कोई बात ही नहीं की गई है, सार्वभौमिकता की भी बात नहीं की गई है और अच्छा लड़के और अच्छी लड़की बनने की भी बात उसने नहीं की थी इसमें। ठीक है, इस वाले में तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही है कि किसी व्यक्ति के सही और गलत, विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों, सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार की अवधारणाओं के क्रमिक गठन को हम नैतिक विकास कहा जा सकता है। नैतिक विकास किसे कहते हैं? एक व्यक्ति होता है उसको कुछ भी सही या गलत यानी कि रॉन्ग और राइट, उसका जो विवेक होता है, उसको नैतिक और धार्मिक मूल्य होते हैं, उसका समाज को देखने का दृष्टिकोण होता है, उसके जो व्यवहार करने की अवधारणाएं का जो क्रमिक गठन होता है यानी क्रम से सबका गठन होता है उसे कहते हैं नैतिक विकास। नैतिक व्यवहार जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, यानी जन्म लेते ही हमारे अंदर एक व्यवहार उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि हम इसे समाज में आकर समाज का जो परिवेश होता है उसके द्वारा सीख सकते हैं या फिर उसे अर्जित कर सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास स्तर पर जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं उनकी संतुष्टि नैतिक चयन को क्या करती हैं? निर्धारित। और लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा 1958 में नैतिक विकास सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने 3 स्तरों को 6 चरणों में वर्गीकृत किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के स्तर कितने थे? 3 स्तर थे। 3 स्तरों को इन्होंने कितने चरणों में बांटा था? 6 चरणों में बांटा था, यानी कि प्रत्येक स्तर को 2 चरणों में इन्होंने बांटा था। ठीक है, प्रस्तावित कब किया? 1958 में किया था। किसने किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया था। इनका पहला चरण कौन सा था? सजा और आज्ञा पालना अभिविन्यास। सेकंड था विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास जो हमने अभी पढ़ा। थर्ड था अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। फोर्थ था कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। फिफ्थ था सामाजिक अनुबंध और कानूनी अभिविन्यास। और सिक्स था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, टोटल इनके जो थे वो ये 6 चरण थे। कौन कौन से? पहला पूछे तो सजा और आज्ञा पालन, दूसरा पूछे तो विनिमय उद्देश्य, तीसरा पूछे तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, चौथा कानून और व्यवस्था, पांचवा सामाजिक अनुबंध और कानूनी अभिविन्यास और छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। कितने स्तर थे? 3। कितने चरणों में विभाजित किया? 6। प्रत्येक स्तर को 2 चरण दिए थे। कब किया था? 1951 में। कौन सा सिद्धांत है इनका? नैतिक विकास सिद्धांत। किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। सारे क्वेश्चन से पूछता है, याद रखना। नेक्स्ट है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें लेव वाइगोत्स्की प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड डेज टू फैसिलिटेट लर्निंग।
ऑप्शन ए है कि नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, निगेटिव फीडबैक। ऑप्शन बी है इनाम देने चाहिए, रिवॉर्ड्स। ऑप्शन सी है पाठ प्रदान करने चाहिए, स्कैफोल्डिंग। और ऑप्शन डी है सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो बताइए इसमें से कौन सा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें नकारात्मक होगा नहीं, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इनाम हम बात बात पर देंगे तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे। और सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ प्रदान करना चाहिए, यानी कि स्कैफोल्डिंग। लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग को प्रतिपादित किया था कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए। ठीक है, किसे, स्कैफोल्डिंग, पाठ या ढांचा जिसे हम कहते हैं। याद रखना, लोग पूछते हैं एग्जाम में कि पूछ लिया जाता है कि जो पाठ या ढांचा है वो किसने दिया था, वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चे होते हैं उनके सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें पाठ प्रदान करना चाहिए। यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है। यानी कि बालक यहाँ पर है और यहाँ पे पहुँचना चाहता है तो यहाँ पे उसे टीचर थोड़ा सा सहयोग प्रदान कर सकता है, यानी वो जिससे वो अपनी मंजिल को पहुंच जाए। वह दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है और प्रक्रिया बालक के लिए एक मार्जन का कार्य करती है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे से बच्चे के द्वारा सीखना ही पाठ या मार्जन स्कैफोल्डिंग कहलाता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे थोड़े सहारे की जरूरत होती है। अगर वो सहारा ही उसे मिल जाता है तो उसे पाठ या मार्जन स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस सहयोग की आवश्यकता बालक के लिए सदैव नहीं होती बल्कि शुरुआत में होती है, यानी कि स्टार्टिंग में ही हमें इसकी जरूरत होती है। जब जैसे बच्चों की जो होती है वो ज़रूरत पूरी हो जाती है वैसे इसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। ठीक है, बच्चों को सिर्फ सहयोग प्रदान करना चाहिए, पूरी सहायता उसे नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच। लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट थिंकिंग। ऑप्शन ए है कि बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। सेकंड है कि का बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है। थर्ड है ये तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रक्रियाओं का अनुबंधन होता है। और फोर्थ है कि का भाषा के विकास से कोई संबंध ही नहीं है। तो बताइए लेव वाइगोत्स्की ने क्या प्रस्तावित किया कि सोच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। लेव वाइगोत्स्की ने क्या प्रस्तावित किया था, इनके द्वारा जो सोच थी, जो थिंकिंग थी, ये बच्चों और किसी जो अन्य व्यक्ति होता है उनके बीच में एक सहभागी गतिविधि के दौरान होती है सह निर्मित। ठीक है, बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है, ये भी कोई गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रक्रियाएं होती हैं, नहीं ये भी गलत है। इनका बच्चा भाषा के विकास में कोई संबंध ही नहीं है, क्यों नहीं संबंध, ये भी गलत है। व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। एक बार सीटेट में पूछा गया कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे, ऑप्शन में रूस, अमेरिका, जापान, इंडिया था। तो याद रखना रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कौन से थे, रूस के मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का रखा था प्रस्ताव। और इस सिद्धांत में जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर दिया था बल। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि सोच और किसी अन्य व्यक्ति के बीच जो सहभागी गतिविधियां होती हैं उनके दौरान ही कैसी होती है, सह निर्मित होती है। नेक्स्ट है इन अ डेज क्लासरूम द चाइल्ड इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड लर्न्स एज पर हर ऑन पेस नीड्स एंड कैपेसिटीज। तो हमारी क्वेश्चन है कि डेज कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, अपनी ज़रूरतों और अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रोग्रेसिव। ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड। ऑप्शन सी है व्यवहारवादी बिहेवियरिस्टिक्स। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। सही आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा, देखो शिक्षक केंद्रित तो कभी होगा नहीं क्योंकि बालक केंद्र होता है, बच्चा केंद्र में होता है, शिक्षक नहीं होता है। वैसे ही पाठ्य पुस्तक भी केंद्र में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बच्चा केंद्र में होता है। ठीक है, तो डेज कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और अपनी गति, अपनी जरूरतों और अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव, इसकी जगह पे बालक केंद्रित होता है तो भी सही होता है, क्योंकि प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव वही कक्षा होती है जो स्टूडेंट सेंटर में जहाँ पे रहता है। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, अपनी जो ज़रूरतें होती हैं और जो अपनी क्षमताएं होती हैं उनके अनुसार सीखते हैं। शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी ये कुछ नहीं होगा, प्रगतिशील होगा, बालक केंद्रित होगा। ठीक है, व्याख्या भी है कि प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट करते हैं और वे अपनी जो गति होती हैं, अपनी जो ज़रूरतें होती हैं और जो क्षमताएं होती हैं उनके अनुसार ही सीखते हैं। प्रगतिशील कक्षा जो होती है वो प्रगतिशील शिक्षा का होती है एक पार्ट जो हर बच्चे की अपनी क्षमता में विश्वास को करती है। प्रगतिशील शिक्षा के जॉन डीवी महोदय हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जॉन डीवी महोदय, कौन पूछेगा आपसे कि प्रगतिशील शिक्षा के कौन है, तो जॉन डीवी महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, ऑप्शन ए है कि सामान्य क्षमताएं जो होती हैं उनका एक समूह होता है। सेकंड है कि एक निश्चित IQ बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है। ऑप्शन सी है कि अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं और ऑप्शन डी है 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। तो बताइए, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज इन डिफरेंट अमाउंट्स। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कितने प्रकार की बुद्धि की बात की थी? 8 प्रकार की, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। नेक्स्ट है कि हमारी व्याख्या भी है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती हैं, एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे हार्वर्ड गार्डनर, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थर्ड, इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि की बात की है? 8 प्रकार की। और किसमें की है? अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड किसकी पुस्तक है? हार्वर्ड गार्डनर की। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होती है? अपने अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं पाई जाती हैं। 8 प्रकार की बुद्धि निम्न है, जैसे कि नंबर 1 है भाषाई बुद्धि, भाषा वाली बुद्धि होती है। जो हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में वो बुद्धि होती है उनकी भाषा की। सेकंड है तार्किक गणितीय बुद्धि। थर्ड है स्थानिक बुद्धि। फोर्थ है संगीतमय बुद्धि। फिफ्थ है शरीर और गतिज बुद्धि। 6 है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। 7th है अंतःव्यक्तित्व बुद्धि। 8 है प्राकृतिक बुद्धि। तो इनकी प्राकृतिक बुद्धि वगैरह 8 है टोटल। तो कौन कौन सी है अच्छे से याद कर लेना। भाषाई बुद्धि है, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी बुद्धि नहीं है और कौन सी बुद्धि है, तो याद रखना ये 8 है और कोई बुद्धि नहीं है, सिर्फ ये 8 है। कौन कौन सी? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, शरीर और गतिज बुद्धि, अंतराव्यक्तित्व बुद्धि, अंतःव्यक्तित्व बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालक और बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्व चिंतन को निर्देशित व नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन थे? ऑप्शन ए है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है जेरोम ब्रूनर और ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। निजी भाषा प्राइवेट स्पीच के बाद किसने कही थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, बालक और बालिकाओं की निजी भाषा प्राइवेट स्पीच जो है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को रखती है, क्योंकि वह स्वयं चिंतन को निर्देशित को नियंत्रित भी करती है और इसके समर्थक लेव वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, निजी भाषा के बाद लेव वाइगोत्स्की ने कही थी। व्याख्या भी है कि बालक और जो बालिकाएं होती हैं इनकी निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वयं चिंतन को
निर्देश को नियंत्रित करती हैं और इस प्रत्यय के समर्थक हैं लेव वाइगोत्स्की। बच्चे आत्म मार्गदर्शन और आत्मनिर्देशन के लिए निजी भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे किसके लिए निजी भाषा प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करते हैं? आत्म मार्गदर्शन और आत्मनिर्देशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी प्रभावी युक्ति है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर सेग्रेगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट। ऑप्शन बी है कि जेंडर की विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, फोकसिंग अपॉन जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। थर्ड है कि जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर सेग्रेगेटेड प्लेग्राउंड्स। और ऑप्शन डी है कि जेंडर संबंधित पूर्व ग्रहों पर चर्चा करना, डिस्कशन अबाउट जेंडर वाइजेस। तो अगर हम अलग बैठने की व्यवस्था कर देंगे, भूमिकाओं पर ध्यान दे देंगे और अलग समूह बना देंगे तो इनसे कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? जेंडर संबंधित जो पूर्व ग्रह हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जो जेंडर भूमिका होती है उसकी अनुरूपता को कम करने के लिए हम जो जेंडर के संबंधी पूर्व ग्रह हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रयुक्ति रहेगी। कक्षा परिचर्चाएं बच्चों के समग्र जो व्यक्तित्व है उसको आकार देने के लिए और उसको निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिचर्चाएं जो होती हैं वो बच्चों को न केवल उसके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में हेल्प करती हैं, बच्चे जो दूसरों की धारणाएं होती हैं उसका भी पता लगाने में हेल्प करती हैं। इससे बच्चों का सर्वांगीण सोच को आकार देने में हेल्प मिलती है, ओवरऑल डेवलप उसकी जो थिंकिंग होती है उसको आकार देने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है कि सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को जो सीखने सिखाना होता है उसको हर बच्चे के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली बनाए, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करानी चाहिए, यानी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, इसके लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। सेकंड है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज और खारिज करना चाहिए। कितना निगेटिव में है नज़रअंदाज और खारिज करना। हमें कभी भी बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही डिसरेगार्ड करना चाहिए, तो ना ही नज़रअंदाज ना ही खारिज। निगेटिव में चला जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड है कि जो मूल्यांकन के तरीके हैं उन्हें बेहद अनम्य होना चाहिए। और फोर्थ है कि एक समान और मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करें। ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्ड करिकुलम फॉलो करें, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बच्चों में संलग्न करने के लिए हम कई सारे एक्टिविटीज करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में है, जबकि नज़रअंदाज जो खारिज है निगेटिव में है। बेहद अनम्य होना चाहिए तरीका और एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए पाठ्यचर्या वाला, ये सब निगेटिव में है। व्याख्या भी है कि सीखने सिखाने को हर बच्चों के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए जो एक टीचर है उसको बच्चों को संलग्न करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। बच्चों में सार्थक सीखने और वो बढ़ावा देने के लिए हम शिक्षकों को विभिन्न कार्यों, विषयों और भौतिक समायोजन में विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके एक ही अवधारणा, प्रक्रिया या फिर दृष्टिकोण को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और तर्क वाला है। कथन है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तर्क है कि बच्चे रटकर स्मरण करके सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर रट्टा मारने वाला आ गया, निगेटिव में चला गया, तो तर्क हमारा बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और साथ ही ये कहा गया है कि मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, तो ये भी निगेटिव में चला गया। चलो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पर हमें पता है कि दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। फर्स्ट है कि और दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल व्याख्या की तो बात ही बाद में करेंगे, पहले हमारे जो ऑप्शन है वो ही गलत है। सेकेंड है कि सही है और व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं, गलत, क्योंकि हमारे ऑप्शन ही गलत थे। थर्ड है कि इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि ऑप्शन दोनों ही गलत थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ए और दोनों गलत हैं। यदि हमने ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो हमें आंसर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन ए और बी दोनों गलत थे और आर, क्योंकि ना तो तर्क सही दे रहा था ना ही व्याख्या सही उसकी कर रहा था।
हमारी व्याख्या कह रहा है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्ष में जो स्मरण होता है उस पर आधारित जो लिखित परीक्षाएं होती है मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, ये कथन गलत है। क्योंकि सामाजिक रचनात्मक कक्षा ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है और अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के जो सामाजिक पहलू होते हैं उनको देता है प्राथमिकता। ऐसी कक्षा में सहयोगी समायोजित परियोजनाएं छात्रों के अधिगम के मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी मूल्यांकन हो सकता है उपकरण। कथा जो बच्चे होते हैं वो रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ये तर्क बिल्कुल गलत है क्योंकि रट्टा मारकर सीखने को प्रभावी तरीका नहीं कह सकते। इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान समय के अनुसार कम होता चला जाता है, उसमें नई और पूर्व सूचना के बीच कोई भी संबंध नहीं रहता है, इसीलिए और वो ऑप्शन दोनों के दोनों हमारे गलत हैं। हमारा फिर से कथन और तर्क है। कथन है कि समावेशी शिक्षण ऐसी शैक्षिक तंत्र को संबोधित करती है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई और अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। तर्क है कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, तो सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट है कि ये और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। सेकंड है कि और दोनों सही तो हैं पर सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ये सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ है कि ई और आर दो हमारे दोनों हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, गलत हैं। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहे हैं। यानी कि जो समावेशी शिक्षण होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, वो ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करती है जिसमें बच्चों की शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई और जो अन्य विशिष्टताएं हैं उनको न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। और तर्क भी बिल्कुल सही है क्योंकि समावेशन एक व्यापक दर्शन होता है जो केवल सीमित नहीं है, कहाँ तक, दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। व्याख्या भी है कि समावेशी शिक्षण एक ऐसे शैक्षिक तंत्र को करता है संबोधित जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषा और अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए हम सभी बच्चों का समायोजन कर सकते हैं, क्योंकि समावेशन एक व्यापक दर्शन होता है जो कि सिर्फ दिव्यांग बच्चों तक नहीं सीमित होगा। समावेशी शिक्षण के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक व सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षण को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए ये बार दोनों सही और बिल्कुल सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। यानी कि प्राथमिक माध्यमिक जो क्लासरूम्स होती हैं उसमें जो होती है विविधताएं, तो एक टीचर होने के नाते आपको उसे कैसे देखना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सीखने में अवरोधक के रूप में, नहीं अवरोधक के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखते, जबकि जो विविधताएं होती है तो उसको तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखना चाहिए, ना कि बाधा के रूप में, तो ये तो खत्म हो गया। सेकंड है कि विविधताओं को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि हमें कभी भी विविधताओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है कि विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, हमें मानकीकृत पाठ्यचर्या निगेटिव में जाता है, इसको भी नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। और फोर्थ है कि ये गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में जो शिक्षिकाएं होती हैं उन्हें जो विविधता है उनको एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे किसे बढ़ावा मिले, बहुरूपता, ठीक है, बहुरूपता को जिसके माध्यम से बढ़ावा मिले। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में जो शिक्षिकाएं हैं उनकी विविधता को एक गुण के रूप में देखना चाहिए। जो विविधताएं होती है, विविधताएं मतलब अलग अलग जो होते हैं, वहाँ के लोग आते हैं हमारे यहाँ, तो वो विविधताएं होती है, किसी की भाषा में विविधता होती है, किसी की बोलचाल में विविधता होती है, बैठने बैठने के में होती है, उनके गुण में होती है, ठीक है। तो इन सब की विविधताओं को हमें गुण के रूप में देखना चाहिए, ना कि बाधा के रूप में, जिससे बहुरूपता को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। शिक्षिका को बच्चों को शिक्षा के अलावा शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करके एक शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि शिक्षा का उपयोग करके विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए कि कई सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें स्टूडेंट्स को लगा देना चाहिए, साथ ही उन सबको जो है उनके जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि शिक्षा उसका भी हमें यूज करना चाहिए, जिससे बच्चे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग माध्यम से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। ये किसके लक्षण हो सकते हैं? यानी जो कार्तिक है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5वीं क्लास में पढ़ता है। उसे क्या हो रहा है कि अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो अपने टीचर्स हैं, उनके साथ अपना मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में हो रही हैं दिक्कतें। तो अगर ये दिक्कतें उसे हो रही हैं तो ये लक्षण हो किसके सकते हैं? ऑप्शन ए है लेखन वैकल्य है, डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया नहीं होगा क्योंकि ये हमारा लिखने से संबंधित है, लेकिन इसने हमसे बोला है कि मौखिक और गैर मौखिक। सेकेंड है कि गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया, ये भी नहीं होगा क्योंकि जो डिस्कैलकुलिया होता है वो मैथमेटिक्स से संबंधित होता है। थर्ड है ऑटिज्म यानी कि स्वावलीनता, और चौथा है पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया। तो इन दोनों में से बताओ कौन सा हमारा सही आंसर होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वावलीनता यानी कि ऑटिज्म। जो 5वीं क्लास बालक है कार्तिक, वो अपने अगर दोस्तों और अपने टीचर्स के साथ मौखिक और जब गैर मौखिक संवाद नहीं कर पा रहा है, उसे सामाजिक संवाद करने में हो रही हैं दिक्कतें, तो ये स्वावलीनता नहीं ऑटिज्म का होगा। किसका होगा? ऑटिज्म के लक्षण होंगे। ठीक है, जिन बच्चों को ऑटिज्म होती है उन्हें सामाजिक संवाद करने में मौखिक और गैर मौखिक क्या हो सकती है? दिक्कतें होती हैं किसी के भी साथ, तो ये स्वावलीनता का है। वही डिस्ग्राफिया है जो लिखने से संबंधित दिक्कतें होती हैं बच्चों को। डिस्कैलकुलिया में जो गुणज में मैथमेटिक्स से संबंधित दिक्कतें होती हैं। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने से संबंधित दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसने मौखिक और गैर मौखिक समाज में संवाद करने से कहा था, तो ये ऑटिज्म के लक्षण हैं, याद रखना। व्याख्या है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये स्वावलीनता यानी ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं, जिसमें जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मेलजोल करने में परेशानियां आती हैं। यानी वो समाज में अच्छे से संवाद नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, पढ़ लिख अच्छे से नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? ऑप्शन ए है कि कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटा देना। ऑप्शन बी है कि विभिन्न प्रकार का द्रासमिक प्रस्तुतिकरण देना। थर्ड है कि बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। और ऑप्शन डी है कि कक्षीय अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन बी है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी है फर्स्ट और फोर्थ, और ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखो इसमें जो निगेटिव है पहले उन्हें हटा दो। हमसे पूछा गया है कि कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें दृष्टि बाधा होती है, यानी कि जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उन्हें दृष्टिबाधित विद्यार्थी कहते हैं। तो इसमें से हम दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना ये हट जाएगा, क्योंकि एक तो उन्हें दिखाई नहीं देता, ऊपर से हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो सिर्फ देखने वाली हो, यानी दृश्यिक प्रस्तुतिकरण दें, ये तो गलत हो जाएगा। जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो क्या दृश्यिक प्रस्तुतिकरण उनकी हेल्प करेगा? कोई हेल्प नहीं करेगा। ये उनके लिए हम कर सकते हैं जो श्रवणबाधित हो, जिन्हें सुनाई ना देता, लेकिन जबकि जिन्हें दृष्टिबाधित पूछा है तो ये हट जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन हटते ही ये भी सेकेंड हट जाएगा, ये भी सेकेंड हट जाएगा और ये भी सेकेंड हट जाएगा। तो हमने सिर्फ एक ऑप्शन हटाया और हमें आंसर अपना मिल गया। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है कि हमारा फर्स्ट और फोर्थ है, क्योंकि थर्ड वाला भी गलत है। बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो, यानी हमने ऐसा विज्ञप्ति दे दिया जिसमें कई सारे चित्र बने हों, चाहे आपने एक चित्र बनाए हो चाहे आपने 1000 चित्र बनाए हो। जब बच्चे को दिखाई नहीं देता तो फायदा ही क्या है इतने सारे चित्रों का प्रयोग करने से? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसने दृश्य प्रस्तुतिकरण और जिस संकल्पनात्मक चित्रण दोनों से उसका कोई यूज नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कक्षा में जो गैर जरूरी बाधाएं उनको हटा सकते हैं। ऐसी चीजें जो जरूरत की ही नहीं है और बच्चों के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है उन्हें हटा दो, और साथ ही कक्षा के अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ हमारा सही है, बाकी हमारे ऑप्शंस गलत हैं। व्याख्या भी कह रही है
कि कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना तथा कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना आदि शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को जरूरतें होती है उसके लिए उपयुक्त समायोजन है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या होता है? दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए जिससे वे पठन और लेखन का कार्य स्पष्ट रूप में सहजता से कर सकें। हमें इसके लिए ब्रेल लिपि का यूज करना चाहिए क्योंकि ऐसे बालाजी ने दिखाई नहीं देता, वो ब्रेल लिपि से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और स्पष्ट रूप में सहजता करनी चाहिए, यानी कि जो पढ़ने और लिखने वाली चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से बच्चे समझ सकें। हमेशा याद रखना चाहिए इन चीजों को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। ऑप्शन ए है कि अपसारी सोच की कई अलग अलग विचारों और उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। सेकंड है कि अभिसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। थर्ड है कि निष्क्रिय नकल की क्षमता। और ऑप्शन डी है गद्यांशों को रटने का कौशल। तो बताइए कौन सी रचनात्मकता की एक विशिष्ट पहचान यानी विशेषता है? देखो, नकल करने की क्षमता ये तो होगी नहीं, वो भी नकल करवा रहे हो, वो भी निष्क्रिय करवा रहे हो, तो ये तो हटा ही दो, बेकार है। गद्यांशों को रटने का कौशल, रट्टा मारने को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नकल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि रचनात्मकता की विशेषता क्या है, तो अभिसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित क्षमता नहीं, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित क्षमता ये भी रट्टा मारने को ही बढ़ावा देगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि अभिसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। रचनात्मकता की पहचान क्या होती है कि इससे हम कई अलग अलग विचार या उत्तर होता है उसको प्रस्तावित करने की हमारे अंदर एबिलिटीज यानी कि क्षमता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता अपसारी सोच की कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता से होता है। रचनात्मकता की विशेषताओं में मौलिकता, धारा प्रवाहिकता, लचीलापन, गहन जिज्ञासा, इन सब की भावना होती है शामिल। किसकी किसकी? मौलिकता, धारा प्रवाहिकता, लचीलापन और गहन जिज्ञासा की भावना। नेक्स्ट है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? अगर एक टीचर चाहती है कि वो जो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी है उनका वो आकलन करे, तो इसके लिए वो कौन सा कार्य नहीं करे? देखो, नहीं पूछा है, ये याद रखना, पूछा है कि नहीं पूछा, तो नहीं पूछा तो वो देखो। ऑप्शन ए है कि परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करे। सेकेंड है कि विद्यार्थियों की आपस में तुलना करें। थर्ड है कि विद्यार्थियों के उनके पूर्व निष्पादन से तुलना करें। और फोर्थ है कि आकलन के उन्हें अवसर प्रदान करें। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन। देखो, हमसे पूछा गया था एक टीचर होने के नाते अगर आप बच्चों के अंदर रचनात्मकता का आकलन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल सही बात है, अगर हम परिणाम से ज़्यादा प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी विकसित होगी, तो इस तो यस है, ये तो करना ही चाहिए। थर्ड है कि विद्यार्थियों की पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, आप पूर्व निष्पादन से तुलना करेंगे तब आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी विकसित कर पाएंगे। फोर्थ है कि स्व आकलन के उन्हें अवसर प्रदान के, बहुत ही अच्छा आंसर है कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी चाहिए सेल्फ असेसमेंट के लिए। पर हमसे पूछा था क्या नहीं करना चाहिए, तो विद्यार्थियों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, निगेटिव पूछा था, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव यही है कि अगर हम टीचर होने के नाते बच्चों को आपस में तुलना करवाएंगे तो बच्चों के अंदर कोई क्रिएटिविटी विकसित नहीं होगी, तो ये नहीं करना चाहिए था, नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि हमें परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। उनके पूर्व निष्पादन से तुलना इसलिए करनी चाहिए कि इससे हमें पता चल सके उसने पहले क्या सीखा था, अब क्या सीख रहा है, दोनों के बीच में तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा बच्चा और कितना क्रिएटिव हो सकता है। साथ ही उसे सेल्फ असेसमेंट के भी अवसर प्रदान करेंगे तो भी वो सीख जाएगा। लेकिन इससे नहीं पूछा था तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
व्याख्या भी है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे विद्यार्थियों की आपस में तुलना करने के कार्य जो हैं वो बिल्कुल भी प्रदान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रचनात्मकता का आकलन शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करती है और प्रत्येक बालक जो होता है वो दूसरे बालक से ज्ञानात्मक व भावात्मक रूप से कैसे होता है, ज्ञानात्मक भावात्मक रूप से डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है। नेचुरल लर्निंग यानी कि सीखना। ऑप्शन ए है कि एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, एज अ पैसिव प्रोसेस, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सीखना कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, हमेशा एक्टिव प्रोसेस होती है ना कि पैसिव। सेकेंड है कि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है। थर्ड है कि सामाजिक संस्कृति संदर्भ से स्वतंत्र होती है और फोर्थ है केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनर्रूपण की प्रक्रिया है। केवल लग गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बताइए लर्निंग होती क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स। लर्निंग यानी कि सीखना क्या होती है? व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है। निष्क्रिय बोल दिया इसलिए फर्स्ट हट जाएगा, केवल जानकारी बोल दिया इसीलिए हट जाएगा, ये भी चला जाएगा। हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि सीखना यानी कि जो लर्निंग होती है वो व्यक्तिगत कारकों से होती है प्रभावित। व्यक्तिगत कारक जैसे कि प्रेरणा, क्षमता, अभिव्यक्ति, अभिरुचि, रुचियाँ, ध्यान और उम्र है। ठीक है, मोटिवेशन होता है, कैपेसिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, अटेंशन होता है, एज होती है, इन सबसे प्रभावित होता है सीखना। व्यक्तिगत कारक बालकों व्यक्ति के व्यक्तित्व के तत्व होते हैं जो उसके सीखने और सोचने के तरीकों को से बेहतर बनाते हैं। तो सीखना एक व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत कारकों के अंदर प्रेरणा, क्षमता, अभिव्यक्ति, अभिरुचि, रुचियाँ, ध्यान और उम्र आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, यानी कि कैसी प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी सीखने की ओर उन्मुख होंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पहला है अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है। जन्मजात योग्यताएं होती है उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं, क्यों नहीं चेंजेस किए जा सकते? खुद पर ही लग कर देखिए कितने बचपन से लेकर अभी तक आपके अंदर चेंजेस हुए होंगे। सेकेंड कह रहा है कि मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। कई सारे मेहनत से हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अगर हमने बचपन से कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे भी कुछ नहीं कर सकते। आपने मेहनत नहीं की होगी तो नहीं हो पाया कुछ, लेकिन अभी चाहें आप जब जागो तब सवेरा, इसीलिए कहा गया है कि आप जब मेहनत करने लगते हो तब आपको परिणाम नजर आने लगते हैं। ठीक है, मेहनत से खुद के जो सीखने और प्रदर्शन करने में है वो बदलाव लाया जा सकता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं। थर्ड है कि अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है, बिल्कुल गलत बात है। किस्मत होती है लेकिन मेहनत के आगे किस्मत भी बेकार हो जाती है, तो फिर किस्मत का खेल नहीं होता है अच्छे अंक लाना, मेहनत का होता है। ठीक है, लेकिन किस्मत भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, किस्मत अगर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। फोर्थ है कि जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा, गलत। एक बार सफल नहीं होने वाले कभी सफल नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकते, निगेटिव में चला जाएगा, ये भी निगेटिव में है, ये भी। से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव यानी चेंजेस लाए जा सकते हैं। व्याख्या है कि मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाए जा सकते हैं। इस प्रकार की मान्यता रखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो कक्षा में सीखने की ओर होते हैं उन्मुख और बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसा अब इसलिए होता है क्योंकि जो सब प्रेरित होता है, सेल्फ जिसके अंदर मोटिवेशन होता है, वो शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं और शैक्षणिक व पाठ्येतर गतिविधि में अपने इंटरेस्ट से भाग लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर कैन इंकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स बाय। ऑप्शन ए है कि उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए, यानी हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऊंचे से ऊंचे अंक प्राप्त करें, उस पर जोर दें नहीं। सेकेंड है कि विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें इंकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, ना कि उनको ये करने के लिए कि आपने नहीं जो आपने जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया उसमें आप विनर ही हो। थर्ड है कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करना, और फोर्थ है कि असफलता से बचने के लिए उनमें डर और तनाव पैदा करना, नहीं डर और तनाव कभी पैदा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा आंसर यही है कि जो सीखने
की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो आनंद और खुशी अनुभूत करें, उन्हें अंदर से फील हो कि हाँ उन्होंने कुछ लाइफ में अच्छा किया है, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो खुश होंगे उस काम को कर कर। हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि जो निगेटिव वगैरह है उनको, ना कि उनकी इसलिए बढ़ावा देना चाहिए कि वो डर और तनाव पैदा हो जाए, ना कि उन्हें समाज में जो है वो रिवॉर्ड के लिए करना चाहिए, उन्हें अपने आनंद और खुशी के लिए करना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करवानी चाहिए। जो महारत उन्मुख विद्यार्थी होते हैं, मतलब इस पे बहुत ही अच्छे भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो उन्होंने कुछ चीज़ों में महारत हासिल की होती है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें उनकी आनंद और खुशी की प्रक्रिया में अनुभूति महसूस करवानी चाहिए। वे सीखने के दौरान मस्ती करें, मस्ती कर करके सीखें, खेल खेल में सीखें, जानकारियों को इकट्ठा करें और खुश रहें, ये हमें हमेशा उन्हें बताना चाहिए। ठीक है, जिससे वो हमेशा जब भी उन चीज़ों को याद करें तो वो खुशी महसूस करें, ना कि स्ट्रेस। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। ऑप्शन ए है कि ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ें। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उसको बच्चों की जो निजी जीवन होता है, एवरीडे लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, उसे हम जोड़ देंगे तो वो अर्थपूर्ण अधिगम कर सकते हैं। सेकेंड है कि केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण दें। अभी मैंने बताया एक तो केवल आ गया, और वो भी किसके लिए, अच्छे अंकों के लिए, तो इन सब के लिए हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। थर्ड है कि बारंबार वेधन और अभ्यास पर बल दें। ड्रिल एंड प्रैक्टिस निगेटिव में चला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ है कि बहुत सी जानकारियों को एक ही समय पर याद करने का प्रयास करवाएं, ये भी गलत है। ना तो हमें जो है वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेधन व अभ्यास पर बल देना चाहिए, ना ही एक ही समय पर बहुत जानकारी इकट्ठी करवानी चाहिए, ना ही अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण देना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ज्ञान को जो विद्यार्थियों का निजी जीवन है उससे जोड़ देना चाहिए। व्याख्या भी है कि ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़कर सिखाना चाहिए। विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में हमें हेल्प करनी चाहिए। बच्चा अच्छे से सीखे, मीनिंगफुल होकर सीखे, हमें उसमें हेल्प करनी चाहिए। ये विद्यार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करेगा और अवधारणाओं की बेहतर समझ भी उसके अंदर क्या होगी, विकसित होगी। ठीक है, वो बेहतर चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। एक ऐसी क्लासरूम है जो सामाजिक रचनावादी है, उसमें सीखना है, लर्निंग है, वो किसको प्रोत्साहित करके की जा सकती है। ऑप्शन ए है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल, ऑप्शन बी है स्वनियमता, ऑप्शन सी है विवेचनात्मक सोच, ऑप्शन डी है समस्या समाधान, और ऑप्शन 5 है हमारा अर्थहीन वेदन और दोहराव। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट है कि थर्ड और फोर्थ, सेकेंड है कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ, थर्ड है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और फिफ्थ है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सारे सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना होता है, वो किसको प्रोत्साहित करता है, वो अधिसंज्ञानात्मक कौशल मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ावा देता है, स्वनियमता सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ावा देता है, विवेचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, लेकिन अर्थहीन वेदन व दोहराव मीनिंगलेस हो गया। मीनिंगफुल होता तो हम देख सकते हैं, लेकिन मीनिंगलेस ड्रिल एंड रिहर्सल को बढ़ावा देगा, ये गलत हो जाएगा, ये निगेटिव में चला जाएगा। तो सिर्फ ये गलत है, यानी जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही है। विद्या की संज्ञानात्मक सोच, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान। व्याख्या भी कह रही है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच और जो समस्या समाधान कौशल है इसको क्या करेगा, प्रोत्साहित। अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या होता है, एक महत्वपूर्ण सोच को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है और इससे बेहतर ज्ञान प्राप्ति के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी स्वयं की सोच प्रक्रियाओं के बारे में भी जागरूक होना शामिल है। स्वनियमता शिक्षा में जो होता है वो किसी के सीखने के माहौल को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। स्वनियमन क्षमताओं में लक्ष्य निर्धारण, आत्मनिगरानी, आत्मनिर्देश और आत्म सुदृढ़ीकरण होता है शामिल। ठीक है,
विवेचनात्मक सोच विद्यार्थियों को मूल और परंपरागत विचारों को ग्रहण करने में भी सक्षम बनाता है। समस्या समाधान कौशल समस्याओं को पहचानने और हल करने की क्षमता है, जिसे हमें ये पता चलता है कि उसके खोजने के लिए जो हम नहीं जानते उसे लेते हैं, इसलिए विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यायों की वैकल्पिक संरचनाएं। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांत होते हैं, उन्हें दर्शाती है। ऑप्शन बी है कि सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए। ऑप्शन सी है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है। और ऑप्शन डी है कि शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नजरअंदाज कर देनी चाहिए। तो बताइए कि विद्यार्थियों के संप्रत्यायों के वैकल्पिक संरचना, इसमें नजरअंदाज है जो कि निगेटिव में है, इसमें अर्थहीन है जो भी निगेटिव में है, इसमें हतोत्साहित है जो कि निगेटिव में है, तीनों ही नहीं होंगे। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों के में संप्रत्यायों के जो वैकल्पिक संरचनाएं हैं, ये विद्यार्थियों के द्वारा जो रचित सहज सिद्धांत है इसको क्या करती है, दर्शाती हैं। ये संरचनाएं अधिगम की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा होती हैं और इसके द्वारा जो शिक्षक है, जो टीचर है, वह ये पहचानता है कि बच्चे सोचने में कैसे हैं सक्षम हो और उनकी सोच वयस्कों से कैसी होती है, भिन्न होती है। बच्चे होते हैं सोचने में सक्षम और उनकी सोच जो ठीक होती है वो होती है वयस्कों से भिन्न। नेक्स्ट है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो सीखते कैसे हैं। एक प्रयोग और अन्वेषण के द्वारा। ऑप्शन बी है सुनकर और बोलकर। ऑप्शन सी है चर्चा और मनन के करके। और ऑप्शन डी है चीजें बनाकर व करके। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ऑप्शन डी है सेकंड थर्ड फोर्थ। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे प्रयोगों के द्वारा भी सीखते हैं, अन्वेषण के द्वारा भी सीखते हैं, बच्चे चीजें बनाकर और व कर कर भी सीखते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग, सुनकर और बोलकर भी सीखते हैं और चर्चा और मनन करके भी सीखते हैं। यानी सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन ए। बच्चे जो होते हैं इन चारों माध्यमों से सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है कि बच्चे प्रयोग और अन्वेषण, सुनकर और बोलकर, चर्चा और मनन करके, चीजें बनाकर और करके, इन सभी माध्यमों से सीखते हैं। व्याख्या भी है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया होती है। सीखना कैसी प्रक्रिया है, व्यापक, जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को क्या करती है, संदर्भित। बच्चे प्रयोग और अन्वेषण द्वारा सुनकर व बोलकर, चर्चा और मनन करके और चीजें बनाकर और करके भी क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है कि एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वे होते हैं जो, यानी कि जो माध्यमिक क्लासरूम है उसमें विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य कौन से हैं। ऑप्शन ए है बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते। ऑप्शन बी है माध्यम चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन सी है कि बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। और ऑप्शन डी है कि पुनरावृत्ति और उपाऊ होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मध्यम चुनौतीपूर्ण चुनौतियां जो होती है ना प्रस्तुत करते हैं। माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वे हैं जो मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करें। बिल्कुल चुनौतियां नहीं होंगी फिर क्या ही फायदा है, बहुत ज्यादा होंगी फिर दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा यही है कि जो हमें मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करें। नेक्स्ट हमारा है कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डेज से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है कि अनुशासन और तनाव। ऑप्शन बी है डर व सजा। ऑप्शन सी है आनंद और संतुष्टि। ऑप्शन डी है उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा। हमें कभी भी कंपटीशन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, पनिशमेंट और फियर के साथ भी नहीं जोड़ना चाहिए, डिस्ट्रेस या फिर डिसिप्लिन के साथ भी हमें इसे नहीं जोड़ना चाहिए। एक हमें अधिगम है जो लर्निंग है उसे अर्थपूर्ण बनाना है तो हमें उसे आनंद और संतुष्टि के साथ, इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन के साथ जोड़ना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि अधिगम लर्निंग को हमें अर्थपूर्ण बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है तो उसे हमें आनंद और संतुष्टि के साथ जोड़ना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम तभी हो सकता है जब अधिगमकर्ता जो है वो नए वाले ज्ञान को उसके प्रासंगिक अवधारणा से जोड़ने का सुविचारित प्रयास करे जिसे उसने पहले से क्या करता हो, जानता हो। इसे प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शन के लक्ष्यों के बजाय अधिगम के जो लक्ष्य होते हैं उसको निर्धारित करने के लिए भी करना चाहिए उसे प्रेरित। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए करती है प्रोत्साहित। तर्क है कि बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है कि और दोनों सही है। सेकेंड है कि सही तो है पर व्याख्या सही नहीं कर रहा। थर्ड है ये सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है कि और दोनों गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, योजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बिल्कुल सही बात है और बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। ये भी सही है, यानी कि और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए करती है प्रोत्साहित, क्योंकि बच्चे अपने जो सहकक्षी होते हैं उनसे चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं और ये तर्क दोनों सही हैं। समूह गतिविधियां छात्रों को समस्या और गहरे अर्थ खोजने और सोचने के कौशल में सुधार करने में भी सक्षम बनाती है, इसलिए ये उपयुक्त उत्तर हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।